स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं ओली की पहली अग्नि परीक्षा की। नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के नेता यानी कि केपी शर्मा ओली जो प्रधानमंत्री चौथी बार बन चुके हैं, लेकिन अब उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना होगा क्योंकि आज उन्हें बहुमत हासिल करना है। देखिए, प्रधानमंत्री पद की शपथ उन्होंने ले ली है। विश्वास मत उनको आज हासिल करना होगा और उनकी संसद की अगर बात करें 275 कुल सदस्य, जिसमें से आपके पास बहुमत का आंकड़ा जो 138 होना चाहिए। अब देखते हैं कि वो हासिल करते हैं या नहीं, देखना ही होगा। फिलहाल इस पर आप एक रिपोर्ट को देखिए। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल के प्रधानमंत्री बन गए हैं। आज संसद में ओली को विश्वास मत हासिल करना है। ओली ने 14 जुलाई को प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली थी। नेपाली प्रधानमंत्री ओली को चीन समर्थक नेता माना जाता है। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल प्रचंड के इस्तीफा देने के बाद ओली ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। दरअसल फ्लोर टेस्ट में दहल को केवल 63 सांसदों का साथ मिला। नेपाल की नेशनल असेंबली के 194 सांसदों ने उनके खिलाफ वोट किया। दहल को सरकार बचाने के लिए 138 सांसदों के समर्थन की जरूरत थी। नेपाल में 20 नवंबर 2022 को आम चुनाव हुए थे। आम चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। हालांकि पूर्व प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। देउबा की पार्टी को 89 सीटें मिली, ओली शर्मा की पार्टी को 78 और प्रचंड की पार्टी को 32 सीटें मिली। इसके बावजूद सबसे कम सीटें जीतकर भी प्रचंड 25 दिसंबर 2022 को नेपाल के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने देउबा की पार्टी के साथ गठबंधन किया था। हालांकि गठबंधन सरकार ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाई। 15 महीने बाद मार्च 2024 को फूट के कारण गठबंधन टूट गया। प्रचंड ने फिर ओली के भरोसे सरकार बनाई जो अब गिर चुकी है। 1 जुलाई को ओली की पार्टी ने प्रधानमंत्री प्रचंड की कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ नेपाल से गठबंधन तोड़ लिया। इसके बाद उनकी सरकार अल्पमत में आ गई। नेपाल के संविधान के मुताबिक उन्हें 1 महीने में बहुमत साबित करना था, लेकिन प्रचंड इसमें फेल हो गए। ओली की पार्टी ने देश की सबसे बड़ी पार्टी शेर बहादुर देउबा की नेपाली कांग्रेस से गठबंधन का फैसला किया है। शेर बहादुर देउबा को भारत का समर्थन माना जाता है, वहीं ओली चीनी के करीबी माने जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आज देखिए, ओली को विश्वास मत हासिल करना है। हालांकि अब तक ये लग रहा है कि उनके लिए काफी आसान होगा, लेकिन क्या वाकई में आसान होगा? क्योंकि 1 हफ्ते पहले ही प्रचंड ने बहुमत हासिल वो नहीं कर पाए थे। ऐसे में देखना यही होगा कि आज ओली कर पाते हैं विश्वास मत हासिल या फिर नहीं। नेपाल में देखिए 20 नवंबर 2022 को आम चुनाव हुए और किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिल पाया था। प्रचंड ने नेपाली कांग्रेस के साथ सरकार बनाई और हालांकि अभी सरकार जो है वो गिर गई। सिर्फ 32 सीट जीतने वाले प्रचंड 25 दिसंबर को पीएम बने और मार्च 2024 में नेपाली कांग्रेस और प्रचंड की पार्टी का गठबंधन ही टूट गया। प्रचंड, कमल और ओली ने मिलकर सरकार बनाई, लेकिन ये सरकार देखिए किस तरीके से टूट गई। 1 जुलाई 2024 को केपी ओली ने प्रचंड का साथ छोड़ दिया। 12 जुलाई को संसद में बहुमत साबित करने में प्रचंड जो है वो फेल हो गए। और आपको बता दें कि आज जो है काफी खास दिन ओली के लिए भी हो जाता है, क्योंकि देखना यही होगा, क्योंकि उनके लिए फिलहाल अभी आसान लग रहा है, लेकिन क्या 138 सांसदों का वो समर्थन हासिल कर पाते हैं, ये देखना होगा। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते बात करते हैं बांग्लादेश की। इस वक्त आपको तस्वीर हम दिखा रहे हैं और आप देखिए हिंसा जबरदस्त 100 पार मौत हो चुकी है। कोटा सिस्टम को लेकर हम लगातार देख रहे हैं कि बांग्लादेश में विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अब तक 115 लोगों की मौत हो चुकी है। सेना पर सड़क पर सेना आ चुकी है फिलहाल और सेना वहां पर है। बड़ी संख्या में जो प्रदर्शनकारी प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन वहां पर हिंसक झड़प होते हुए भी नजर आई। आपको पूरा मामला क्या है वो भी बताएंगे, तस्वीरें भी दिखाएंगे। इस रिपोर्ट को आप देखिए। बांग्लादेश में हिंसा, पाकिस्तानी साजिश। ढाका में त्राहिमाम, आईएसआई ने लिखी स्क्रिप्ट। आरक्षण विरोधी बवाल, 100 से ज्यादा मौत। यूनिवर्सिटी बंद है, हॉस्टल खाली है।
इंटरनेट ठप है, सड़कों पर तांडव मचा है, हिंसा भड़क रही है, 115 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है, कुल मिलाकर हाहाकार मचा है। ये भारत का पड़ोसी देश बांग्लादेश का हाल है, जहां स्वतंत्रता सेनानी के परिवारों को सरकारी नौकरी में मिलने वाले 30% आरक्षण के विरोध में जमकर बवाल मचा है। लेकिन क्या इस हिंसा की स्क्रिप्ट पाकिस्तान ने तैयार की है? क्या आईएसआई के मोहरे इस आग में घी डाल रहे हैं? क्या पाकिस्तान की समर्थित पार्टी ही इसे भड़काने के प्लान को एक्टिव कर चुकी है? शक और आरोप यही है। बांग्लादेश में बहुत बड़ी तादाद में रेडिकल मुस्लिम्स हैं, ओके, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स के बेस हैं, पाकिस्तान से कनेक्शंस हैं, चाइना बैक्ड ग्रुप्स भी हैं जिनको चाइना पैसा देता है कुछ, ओके। तो उन सब ग्रुप्स का जो अगर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा हो जाएगा दिखता है, तो ये मूवमेंट केवल स्टूडेंट प्रोटेस्ट नहीं, एक ओवरऑल एंटी सरकार हटाओ रेवोल्यूशन लाओ वाली हो जाएगी। बांग्लादेश में एक पाक समर्थित पार्टी है जमात इस्लामी, जिसका हाथ हिंसा के पीछे बताया जा रहा है। खबरें हैं कि उपद्रवियों को उकसाकर पाकिस्तान के मोहरे ही बवाल करवा रहे हैं। हालांकि आरक्षण के खिलाफ युवा सड़कों पर उतरे हैं, जिससे हिंसा भड़की है। तोड़फोड़, आगजनी और गोलीबारी से त्राहिमाम मचा है। भारत ने बंधन रेल सेवा भी बंद कर दी है और कई भारतीयों को वहां से निकाला जा रहा है। अगर हमारे भारतीय नागरिक या बच्चे हैं उनको सुरक्षित यहाँ लाया जाएगा, उसमें कोई ऐसी बात ही नहीं है। अभी तक करीब 1000 भारतीय छात्र बांग्लादेश से वापस लौटे हैं। इनमें से 778 छात्र अलग अलग कई साधनों का उपयोग कर भारत वापस आए हैं। वहीं 200 ऐसे छात्र हैं जो रेगुलर हवाई जहाज के जरिए अपने वतन वापस लौटे हैं। अभी भी हिंसा के इस दौर में वहां 4000 से अधिक छात्र फंसे हुए हैं। बांग्लादेश को जलाने के पीछे भी पाकिस्तान का हाथ बताया जा रहा है, क्योंकि आईएसआई पर आरक्षण विरोधी भीड़ को भड़काने का आरोप है। बांग्लादेश में हालात बेकाबू है, पूरा देश धधक रहा है, मारकाट मची है, सड़कों पर उपद्रवियों का कब्जा है, पुलिस से हालात नहीं संभले तो सेना मोर्चे पर है। क्या ये सब पाकिस्तान इसलिए करवा रहा है क्योंकि बांग्लादेश भारत का समर्थक है? बांग्लादेश में हिंसा हो रही है रिजर्वेशन को लेके, जिस तरह से वहाँ के तालिबे इल्म या स्टूडेंट्स को उकसाया जा रहा है, इसमें यकीनन आईएसआई का हाथ है और आईएसआई भी इसको चीन के निर्देशन पे ये कर रही है। बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना का भारत के प्रति झुकाव जगजाहिर है। वो 5वीं बार बांग्लादेश की पीएम बनी है और इससे चीन पाकिस्तान को चिढ़ होती है। शायद यही दोनों देश बांग्लादेश को अस्थिर करना चाहते हैं। इनमें भी पाक का नाम ज्यादा है, क्योंकि पाक से कटकर ही बांग्लादेश बना है। ऐसे में हिंसा के पीछे आईएसआई कनेक्शन की जांच करा रही है शेख हसीना। क्या वाकई उसका पड़ोसी देश ही उसके घर में आग लगा रहा है? क्या आईएसआई ने ही बांग्लादेश को जलाने की सुपारी ले रखी है? रेडिकल एलिमेंट्स है बांग्लादेश में, रेडिकल इस्लामिस्ट हैं जो राइट चाइना बैक्ड ग्रुप्स हैं, उनको तो फ़ायदा है कि इस मौके का फ़ायदा उठाएं और बांग्लादेश के अंदर से इंडियंस को पुश करने में भारत और बांग्लादेश के रिश्तों को टेंस करें। तो मल्टीपल ग्रुप्स हैं बांग्लादेश में जो कि ये चाहेंगे कि कुछ ऐसा हो जिससे भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में और थोड़ी खटास आए। भारत अपने लोगों को निकाल रहा है, बांग्लादेश के हालात पर नजर बनाए हुए है। लेकिन क्या पाकिस्तान नहीं चाहता कि भारत समर्थक बांग्लादेश में शांति हो? उसने एक चिंगारी को क्या आग बना दिया है जिसकी आंच में बांग्लादेश जल रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 30% आरक्षण की मांग को लेकर देखिए लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी बीच तस्वीरें आपने देखी बांग्लादेश में बंगाल में। आपको बता दें, माफ कीजिएगा, बांग्लादेश में बवाल की वजह क्या है? 1971 में बांग्लादेश आजाद हुआ था। उसके बाद देखिए मुक्ति संग्राम के बाद बांग्लादेश को आजादी मिली थी और पाकिस्तान से बांग्लादेश को आजादी मिली थी। आजादी के 1 साल बाद आरक्षण की घोषणा उस वक्त की गई थी और स्वतंत्रता सेनानियों के वंशजों के लिए यह आरक्षण दिया गया था। बांग्लादेश सरकार ने 30% आरक्षण उस वक्त दिया था। इसी को लेकर विरोध हो रहा है। आरक्षण के विरोध में बांग्लादेश में इस वक्त विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लगातार इसको लेकर के आपने देखा तस्वीरें कितनी भयानक सामने आ रही है। यह विरोध पिछले महीने के आखिरी हफ्ते में शुरू हुआ था। उस वक्त शांति थी, शांतिपूर्वक प्रदर्शन किया जा रहा था। तब छात्रों का विरोध प्रदर्शन हिंसक बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मामला कब बिगड़ा? मामला तब बढ़ा और बिगड़ा
जब हजारों लोग सड़कों पर उतर गए और उसके बाद आगजनी, तोड़फोड़ और बवाल की तस्वीरें लगातार सामने आते हुए नजर आई। तो ये बांग्लादेश की अगर बात करें तो बवाल इसी वजह से लगातार हो रहा है और आपने तस्वीरों के जरिए देखा भी कि चारों तरफ तोड़फोड़, आगजनी और नुकसान ही नुकसान।